अभी अपन क्या पढ़ने वाले, आज अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड से पहले क्या होता है ना, लॉ ऑफ डिमांड भाई साहब ये कहता है कि अब डिमांड मतलब आपको पता है, डिमांड मतलब क्या मैंने बोला था, एक तो आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, डिज़ायर है आपकी BMW लेने की, तो एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने की, एंड विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए देने के पैसे की, उसे डिमांड कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले क्या कहते हैं कि आपकी जो प्राइस होती है ना, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसकी रिलेशनशिप देखी जाती है, इसकी रिलेशनशिप को देखा जाता है, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों का रिलेशनशिप को चेक किया जाता है। कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है जनरली कि जब भी प्राइस बढ़ती है किसी भी गुड्स की, तो ऑटोमेटिकली उस क्वांटिटी की डिमांड क्या होगी, कम होगी। क्योंकि पहले अगर आईफोन 50,000 में मिलता था, 50,000 में आईफोन मिलता था, तो मैं ले सकता था, आप भी ले सकते थे, सब ले सकते थे। आईफोन 1 लाख का हुआ है, मैं नहीं ले सकता, मेरी सैलरी उतनी नहीं है, आप भी नहीं ले सकते। तो जब भी प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे पेट्रोल कितना भी बढ़ने का डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि जब भी प्राइस आपकी डाउन होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ये नियम है, ये नेचुरल नियम है कि जैसे भी प्राइस बढ़ा वैसे डिमांड कम होगी। बट इसमें एक चीज़ है ना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शन मतलब सर कि भले ही प्राइस कितनी भी बढ़ने दो, उसकी डिमांड बढ़ती रहती है। ऐसा होता है सर? क्यों नहीं होता है? गोल्ड एग्जाम्पल, सोना, सोने का भाव कितना भी होने दो, लोग लेते क्या नहीं लेते, डेफिनेटली लेते हैं। जितनी प्राइस बढ़ती है लोग उतना ज़्यादा सोना लेते हैं, तो उसे अपन कॉन्स्पिशियस गुड्स कहते हैं। अच्छा, उसे कौन सा गुड्स कहते हैं अपन, कॉन्स्पिशियस गुड्स कहते हैं, कि जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी उतना लोग लेते जाते हैं। दैट इज एक्सेप्शन। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी कम होगी। बट इसका एक्सेप्शन है कि कॉन्स्पिशियस गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड भी बढ़ती है। नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड हमेशा ऐसा है, ऊपर नीचे, प्राइस ऊपर तो क्वांटिटी डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो क्वांटिटी डिमांड ऊपर, ये हमेशा अपोजिट साइड में जाता है। बट इसका एक्सेप्शन कुछ है, जैसे गोल्ड, गोल्ड की प्राइस बढ़ी, डिमांड भी बढ़ती है। दैट आर द एक्सेप्शन, दिस इज कॉन्स्पिशियस गुड्स। जैसे BMW की प्राइस कितनी भी बढ़ने दो, जिनके पास पैसा वो परचेज कर लेगा। सेकंड होता है बेसिक नेसेसिटी गुड्स। बेसिक नेसेसिटी गुड्स मतलब कौन से गुड्स आते हैं, दूध। रोज सुबह उठने के बाद अपने को चाय लगती है, तो चाय पीने के लिए आपके पास मिल्क होना चाहिए। मिल्क पहले 20 रुपये में आता था 1 लीटर भैंस का, 30 रुपये में आने लगा, फिर 40, फिर 50, अब 60 में भैंस का दूध आता है। कितने में, 60। क्या अपन ने पीना बंद कर दिया दूध, चाय पीना बंद कर दिया, अभी भी चाय पीते हैं। सो ये बेसिक नेसेसिटी जो होता है ना, गेहूँ पहले 10 रुपये किलो मिलता था, अब 30, 40, 50 हो गए। कितना भी प्राइस बढ़ने दो अपने को तो लेना पड़ेगा ना, है ना। तो बेसिक नेसेसिटी पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड का कि प्राइस बढ़ी तो मैं खाना छोड़ दूंगा, नहीं चलेगा। प्राइस बढ़ी तभी भी आपको लेना पड़ेगा। सो दैट लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ बेसिक नेसेसिटी। नमक, गुड एग्जाम्पल यश, नमक पहले 8 रुपये या 5 रुपये किलो आता था, अभी नमक का भाव देखो 20-25 रुपये हो गया, तभी भी लोग लेते हैं। ऐसे कौन सा गुड्स है क्या करण, हिमांशु, जो आपको लगता है कि वो बेसिक नेसेसिटी है, उसकी प्राइस कितनी बढ़ने तो आपको लेना पड़ता वो चीज़? ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगती है करण एंड हिमांशु? नो। हर घर में कितनी सारी चीज़ें आप बता सकते हो एग्जाम्पल? ऐसी कोई चीज़ है जिसकी प्राइस बढ़ने से, कितनी भी प्राइस बढ़ने दो लोग परचेस करती है उसको? ऐसे कोई तो गुड्स होगा ना आपके आजू बाजू घर में, कोई तो ऐसा नहीं दिख होगा। मेरे पास तो बहुत है, मैं बहुत दे सकता हूँ। राइस, व्हीट, सही,
राइस भी है, व्हीट भी है, गैस सिलेंडर। हाँ यश, गुड एग्जाम्पल यश, बहुत सही एग्जाम्पल दिया यश। गैस सिलेंडर जिसका खाना बनता है, वो गैस सिलेंडर आज 900 रुपये में चल रहा है भाई साहब। कितना भी महंगा हो ना, तो गैस सिलेंडर के बिना खाना बन ही नहीं सकता, चाहे वो गरीब हो चाहे वो श्रीमंत हो। मतलब बात तो नहीं है जी, इतना गरीब हो जितना रिच भी हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। गैस सिलेंडर की प्राइस कितनी बढ़ने, तो आपको लेना पड़ेगा 900 रुपये से, नो ऑप्शंस। तो इसमें ये एप्लीकेबल, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल टू देम। नेक्स्ट होता है कंजूस लोग। कुछ लोग कंजूस होते हैं, उनके पास पैसा होता भी है बट खर्च नहीं कर पाते, उनको लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि भाई साहब प्राइस बढ़ने दो, कम होने दो, वो कभी खर्चा नहीं करते। कम प्राइस हुई तो भी खर्चा नहीं करते, बढ़ी तो भी खर्चा नहीं करते। तो कंजूस लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जो जो पीपल होते हैं उसके लिए नाम एक मैं भूल गया इंग्लिश में, उसका कुछ तो नाम है जो कंजूस होते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो जो कंजूस लोग होते हैं ना, वो उनकी शायद इनकम कितनी भी बढ़ने दो या कितनी भी कम होने दो, वो कभी उसको खर्च नहीं करते। तो कंजूस लोगों के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड। तो दैट आर द गुड्स विच कैनॉट बी कंसिडर अंडर द लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या था, लॉ ऑफ डिमांड था। और हमेशा याद रखना बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड अगर जानना है ना, हमेशा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि अपन कंज्यूमर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम कर देंगे, ये लॉ ऑफ डिमांड होता है। इसके अपोजिट एक और होता है, उसे कहते हैं अपन लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई ये होता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे हमेशा रखना बच्चों, यहाँ पे बायर्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखने का अपने को। किसका पॉइंट ऑफ देखने का? सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। क्योंकि यहाँ पे नाम क्या, सप्लाई, और सप्लाई कौन करता है? बायर्स करता है, सेलर करता है, सेलर सप्लाई करता है। तो अपने को उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। सबसे पहले आप देखो, जब भी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो सेलर क्या करेगा? सप्लाई ज़्यादा करेगा या कम करेगा? आपको क्या लगता है? जब प्राइस बढ़ेगी, आपको दो ऑप्शन देता हूँ मैं, यश, करण, एंड हिमांशु। जब गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो मैं, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि मैं सप्लाई बहुत ज़्यादा करूँगा, सेकेंड ऑप्शन है सप्लाई बहुत कम करूँगा। ए और बी, क्या आंसर होना चाहिए? ओके करण, देखो याद रखना बच्चों, वन हिमांशु, ध्यान देना बच्चों। अभी सब मैंने स्टार्टिंग में बोला, सप्लायर्स के, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये पेन में पहले 10 रुपये में बेचता था, मुझे एक्सपेंडिचर 5 रुपये था, 5 रुपये मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। तो मैं पहले 100 पेन सप्लाई करता था। अब क्या हुआ ना, अब मैंने प्राइस बढ़ा दी, अब मैंने प्राइस कर दी 15 रुपये, और मेरा एक्सपेंडिचर भी सेम है 5 रुपये, मेरे को प्रॉफिट होगा 10 रुपये। तो भाई साहब पहले मैं सप्लाई 100 ही करता था, अब मैं सप्लाई बढ़ाऊँगा, अब मैं सप्लाई 200 करूँगा, क्योंकि मेरा क्या बढ़ चुका है? प्रॉफिट। जब आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो आप सप्लाई क्यों कम करोगे? आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है कि कस्टमर को ज़्यादा प्राइस लेना पड़ेगा। वो अपन ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई। अपन बिजनेसमैन है, अपने को बेचना है, तो अपने को बेचना है तो ज़्यादा प्राइस भी ज़्यादा ही बेचेंगे, सीधी बात है। तो यहाँ पे जब भी प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर ज़्यादा ही सप्लाई करेगा, जब भी प्राइस कम होगी उसको प्रॉफिट भी कम होगा, तो वो सप्लाई क्या करेगा? कम करेगा। तो ये कौन सी रिलेशनशिप है? एक ही वर्ड जा गया, या एक ही वर्ड जा गया, कौन सी रिलेशनशिप है? दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये कौन सी रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं ऐसे, क्योंकि ये एक ही तरफ जाता है। ये सप्लाई से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब ध्यान देना, क्या होता है जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई को जानना चाहते हो, तो याद रखना बच्चों, जब भी आप लॉ ऑफ सप्लाई जानोगे तो इस चीज़ में याद रखना,
अदर फैक्टर्स कांस्टेंट चाहिए, अदर फैक्टर कांस्टेंट चाहिए। सही, अदर फैक्टर क्या होता है? अब ध्यान दें, लॉ ऑफ सप्लाई को जानना है तो आपको किसकी रिलेशनशिप देखनी पड़ती है? जैसे लॉ ऑफ डिमांड में अपन ने पढ़ा था प्राइस एंड डिमांड की रिलेशनशिप अपने को देखनी पड़ती है, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस एंड सप्लाई की रिलेशनशिप देखनी पड़ती है। अभी देखो, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम हुई तो सप्लाई घटेगा, तो इन दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे पे हो रहा है। तो बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है, बाकी फैक्टर्स मतलब फॉर एग्जांपल इनकम, आपकी इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, ना बढ़नी चाहिए ना कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ गई और कम हो गई तो इसका इम्पैक्ट इधर होगा, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगी, तो ये फिर आप इन दोनों की रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करोगे कि प्राइस की वजह से सप्लाई पे इम्पैक्ट हुआ या इनकम बढ़ने से सप्लाई पे इम्पैक्ट हुआ, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मतलब अब देखो, यहाँ पे अगर दो लोग हैं, दो लोग झगड़ा कर रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है, अपने को देखना है कि कौन किसने कितना मारा है इसको, इसने इसको कितना मारा है, इसने इसको कितना घसीटा है, कितना मारा, ये अपने को चेक करना है। बट बीच में ही अगर कोई इंसान आ जाता है इसमें, ये भी मारने लग जाता है इनमें, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि किसने किसको मारा है? डिफिकल्ट हो जाएगा जानना, क्योंकि अपन किस दोनों की रिलेशनशिप जान रहे हैं, इन दोनों की रिलेशनशिप अपन जान रहे हैं। बट अगर तीसरा कोई इसमें बीच में आ जाता है, झगड़ा करता है, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि किसका इम्पैक्ट किस पे हुआ, किसने किसको मारा। तो वैसा ही कि यहाँ पे अगर आपको ये लॉ ऑफ सप्लाई जानना है तो याद रखना, प्राइस एंड सप्लाई का एक दूसरे का इम्पैक्ट जानना है, बाकी फैक्टर्स को सेम रहना पड़ेगा। बाकी फैक्टर्स मतलब आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए, आपकी टेस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, जो आप पहले खाते थे वही आपने खाना चाहिए, वो चेंज हुआ तो आपका डिमांड भी चेंज होगा, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, पॉपुलेशन भी बढ़नी नहीं चाहिए। तो ये जो बाकी फैक्टर्स होते हैं ना अपनी लाइफ में ह्यूमन के, वो सेम रहने चाहिए। उसमें अगर चेंज हुआ ना तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके डिमांड पे हो जाता है। तो ध्यान रखना बच्चे, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी आपको लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई जानना है तो प्राइस एंड डिमांड या प्राइस एंड सप्लाई इन दोनों को ही रिलेशनशिप को जानना नेसेसिटी है। बट इनमें अगर कोई दूसरा की इम्पैक्ट करता है तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनको फाउंड करना। सो दैट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं इसे। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, कुछ दिक्कत है? यश, गगन, हिमांशु, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड में नो? ओके। अब देखो, ये था अपना बेसिक। अभी अपन कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशन मतलब देखो, अभी ये क्या है? प्राइस। अब प्राइस की वजह से अगर कोई इम्पैक्ट होता है, प्राइस की वजह से अगर इम्पैक्ट होता है किसी क्वांटिटी के डिमांड में, प्राइस अगर चेंज होने से, प्राइस नीचे या ऊपर जाने से क्वांटिटी में भी कुछ चेंजेस होता है, उसको अगर फाइंड आउट करना है कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, इसको जानना है, तो उससे अपन कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसे अपन क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी मतलब चेंजेस या रिस्पॉन्स इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से अगर कुछ चेंज होता है डिमांड में, सो दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना डिमांड में चेंज हुआ, टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि मेरी प्राइस, पहले मैं टोमेटो बेचता हूँ, तो मेरी टोमेटो की प्राइस 10 रुपये थी, ठीक है, और मैं क्वांटिटी डिमांड मेरी पहले 10 रुपये थी, ठीक है, 10 रुपये के टमाटर थे, मैं 10 क्वांटिटी में लेके जाता था। अब क्या होना, प्राइस डाउन हो गई, प्राइस हो गई फॉर एग्जाम्पल समझो 6 रुपये प्राइस हो गई,
कितनी प्राइस कम हो गई, तो आपको पता है प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे जो प्राइस बढ़ी है आपकी, वो बढ़ी है आपके 24, क्वांटिटी कितनी बढ़ी आपकी 24 हो गई। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब इस डिमांड में कितना चेंज हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ कितना चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द प्राइस चेंज। प्राइस चेंज होने से डिमांड में कितना इम्पैक्ट हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जनरली बच्चों, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि परसेंटेज, इसको परसेंटेज कहते हैं, ठीक है, नहीं इसको कहते हैं कि इसको चेंजेस कहते हैं। ये जो होता है इसको चेंजेस कहते हैं। ये जो होता है ट्रायंगल, इसको चेंजेस कहते हैं। चेंजेस इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका जो अगर आपको फॉर्मूला देखना है, इसे ऐसा कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका फॉर्मूला है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलना है तो ये फॉर्मूला आपको सीए फाउंडेशन में आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला है। अभी आपने को यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने को परसेंटेज कोई दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है, बट अपने को चेंज को कितना हुआ ये पता है। मतलब पहले प्राइस 10 थी, पहले प्राइस 10 थी, फिर कितनी कितनी हो गई 6 हो गई, तो अपने को चेंजेस पता है कितना हुआ है। तो पहले अपन इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो अपने को सबसे पहले निकलना है परसेंटेज, ये क्या हुआ है, सबसे पहले अपने को निकलना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकलना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, ये आएगा आपका परसेंटेज। अब यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी अपनी, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, ओरिजिनल क्वांटिटी अपनी थी यहाँ पे 6, न्यू क्वांटिटी कितनी हुई 24, तो 24 माइनस 6, तो अपना चेंजेस कितना हुआ, अपना चेंजेस हुआ 18। उसके बाद डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, जहाँ पे टी एंगल आता मतलब उतना चेंजेस लिखना है आपको, एंड ओरिजिनल क्वांटिटी कितना अपना 6 और इंटू 100, तो ये 6 6 6 थी 18, तो अपना कितना परसेंट आएगा 30% आएगा। यहाँ तक कुछ डाउट है, यहाँ तक कुछ डाउट है, नो पक्का, चलो हाँ। तो ये अपन ने निकाला क्वांटिटी का। अब अपने को सेम किसका निकलना है, सेम अपने को निकलने का है प्राइस का। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में कितना चेंज हुआ है, सेम फॉर्मूला। अच्छा ये फिर से एक्सप्लेन कर दो, ओके कोई दिक्कत नहीं कर, मैं वापस एक बार समझाता हूँ, ध्यान दो। आपको अगर 10 बार भी नहीं समझाना कोई दिक्कत नहीं, अपन 10 बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना इम्पोर्टेंट है, ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे प्राइस जनरली क्या है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या कहता है कि डिमांड में कितना चेंज हुआ बिकॉज ऑफ द प्राइस, ठीक है। प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज, एंड इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है चेंजेस, कितने चेंजेस हुए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कितना परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी में, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइस में कितना चेंजेस हुआ वो भी आपको निकलना है। मतलब प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ ये परसेंटेज में निकलना है, ऐसा ये फॉर्मूला है। अब अपने को यहाँ पे नंबर्स में दिया है बट परसेंटेज में नहीं है, तो अपने को परसेंटेज में निकलना है। तो परसेंटेज में कैसे निकलेंगे, सीधी बात है, देखो परसेंटेज में निकलना है तो कैसे निकलेंगे, ऐसे लिखेंगे अपन, परसेंटेज निकालना तो परसेंटेज निकलना है अपने को चेंज इन क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, चेंजेस इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब कितना चेंजेस हुआ क्वांटिटी में, पहले मैं 6 क्वांटिटी मंगवाता था टोमेटो, अभी मैं 24 मंगवाने लगा क्योंकि प्राइस कम हुआ। तो मेरा चेंजेस कितना हुआ क्वांटिटी में, 24 माइनस 6, 18 चेंज हुआ है क्वांटिटी में, है ना, 18 चेंज हुआ है क्वांटिटी में, डिवाइडेड बाय मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी
मेरी जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो कितनी थी 6 इंटू 100% में निकालना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा 6 इंटू 3 और ये 30% मेरा आंसर आएगा। मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, मतलब 6 से 24 तक जाना जो क्वांटिटी चेंज हुई प्राइस वजह से, वो कितनी परसेंटेज क्वांटिटी चेंज हुई, दैट इज 30% चेंज हुआ क्वांटिटी में। ये अपने को क्वांटिटी का मिला। सेम प्राइस का निकलना है अपने को, सर इट विल बी 300%। हाँ 300%, वो वही तो मैं भूल गया। थैंक यू सो मच यश, गुड। अब देखो आपने को सेम निकलना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्राइस का एकदम इजी है, प्राइस का क्या इजी है कि चेंजेस इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। अब बताओ भाई चेंजेस प्राइस में कितना चेंज हुआ, ओरिजिनल प्राइस कितना था 10, फिर बाद में प्राइस कितना चेंज हुआ। अब यहाँ पे अपन ने बात की थी कि प्राइस, अरे प्राइस मैंने यहाँ पे 6 लिखी थी ना कहीं तो, हाँ प्राइस, ये ऐसा है, ये क्वांटिटी का ऐसा है और ये प्राइस का है। तो अपने को क्वांटिटी 10 और 24 निकालना है, 10 और 24 निकलना है अपने को। वो गलती से क्या हुआ है, वो मैंने प्राइस का लिख दिया, ये प्राइस का, ये क्वांटिटी का कॉलम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा कि 24 माइनस 10 दैट इज योर 14 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी 10 इंटू 100, या आप आएगा पैसा। और ये जो भी आपका आएगा आंसर दैट इज 140% आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद सेम प्राइस, तो आपका प्राइस में कितना चेंज हुआ, पहले प्राइस 10 थी बाद में 6 हुई, मतलब 4 रुपये से प्राइस कम हो गई, एंड ओरिजिनल प्राइस आपकी 10 थी इंटू 100 दैट इज आपका ये गया, ठीक है। तो बचता कितना आपका ये 40%, यह आ गया आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको इधर डाल दो कितना परसेंटेज हुआ, तो आप यहाँ पे 140 डाल दो, यहाँ पे 40 डाल दो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका उतना परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांड में। देखो इसका कहने का मतलब क्या होता है, जनरली मैं आपको कहता हूँ, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई साहब अगर आपने प्राइस में चेंज किया है, मेरी प्राइस पहले 10 रुपये थी, अब मैंने प्राइस 6 रुपये की, तो अपने को परसेंटेज निकालना है कि 10 रुपये में से लेके आप 6 रुपये तक गए हो प्राइस का, तो कितना परसेंटेज प्राइस चेंज किया। तो अपन ने परसेंटेज निकाला कि चेंजेस कितना हुआ है प्राइस में, तो प्राइस में चेंजेस हुआ है अपन ने निकाला 4 चेंजेस हुआ है 4 रुपये डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 10 इंटू 100, तो 40% आपने प्राइस चेंज कर दी, ये अपने निकाला प्राइस का सेम क्वांटिटी का, कि पहले मैं 10 क्वांटिटी बेचता था, प्राइस कम होने से मैं 24 क्वांटिटी बेच रहा हूँ, तो आपने पहले से लेके अभी नेक्स्ट क्वांटिटी बेचने में आपका डिफरेंस आया, ज़्यादा क्वांटिटी बेचने लगे, तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी बेची, तो मैंने 14 ज़्यादा क्वांटिटी बेची, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 10 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा वो उतना चेंज परसेंटेज क्वांटिटी में हुआ है। अब दोनों को निकाल लो कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, प्राइस में कितना चेंज हुआ, उसका आंसर आ जाएगा इतना चेंज डिमांड में हुआ है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस। समझेगा यश एंड करण? हाँ 3.5 आंसर्स, यश समझा? ठीक है, तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, आप सॉल्व करो, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, प्राइस पहले 100 थी, ठीक है, बाद में प्राइस हो गई 40, क्वांटिटी पहले थी 200, अब हो गई 400, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल, प्राइस आपकी थी 60 रुपये, बाद में आपने उसको बढ़ा दिया 80 रुपीज़ कर दी,
यहाँ पे आपकी क्वांटिटी थी पहले 120 रुपये, 120 क्वांटिटी थी पहले, अब प्राइस बढ़ी है मतलब क्वांटिटी कम होगी, तो यहाँ पे आपने उसको 60 कर दिया क्वांटिटी। ये आपका एग्जांपल है। ये 2 एग्जांपल सॉल्व करो और इसका आंसर्स मुझे भेज दो। ये फॉर्मूला पुट अप करना है ऊपर वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये आपका टाइम है, आपको 5 मिनट का टाइम है, फिर अपन लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर दे, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये फाउंडेशन की एग्जांपल से, ये अगर आपको आ गई तो मतलब आपका डिमांड का आपने आधे कोशिश कर लिए। एग्जाम में इसके ऊपर कम से कम 6 मार्क के क्वेश्चन है, तो आपका 6 मार्क यहीं पे कवर हो जाएगा। तो सॉल्व करो जल्दी ये 2 क्वेश्चन, फॉर्मूला भी आपके सामने।